नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये रेलवे से लेकर यूपीएससी तक के एग्जामों में पूछा जाने वाला टॉपिक है। दोस्तों, इसको हम इतने अच्छा तरीके से पढ़ेंगे कि आपके लगभग डाउट क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और जब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तथा चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, अपना टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सबसे पहले इनका भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य इनका उल्लेख किया गया है। फिर बात आती है कि समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो समिति का नाम है सर तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में जोड़े गए। फिर बात आती है, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहां से लिए गए थे। तो इनका जो स्रोत है वो क्या है। तो इनका स्रोत आयरलैंड से लिए गए थे। कहां से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, जिसे आयरिश संविधान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ये सर तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अब बात आती है नीति निर्देशक तत्व क्या उद्देश्य क्या है, इसे भारतीय संविधान में जोड़ने का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लोक कल्याण का मतलब यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हितों की रक्षा हो। तो ये इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जैसे हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि लोकतंत्र के आयाम समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, गणतंत्र, ऐसे शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। उन प्रस्तावनाओं का जो वर्णन है वो हमें नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि इस नीति निर्देशक तत्वों की क्या विशेषताएं हैं। तो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी जब इनका हनन होता है तो हम न्यायपालिका की शरण में जा नहीं सकते। यानी कि इनके उल्लंघन होता है तब सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकते। जबकि जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करता है। दूसरी इसकी विशेषता आती है कि ये राज्य को किस तरह से कार्य करना है उसके लिए बताते हैं। तो राज्य के क्या है, ये कर्तव्य है। जैसे भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्य हैं, उसी प्रकार ये राज्य के कर्तव्य हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए हम राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकते।
लेकिन जनता को इतनी पावर दी गई है कि सरकार ने कैसा कार्य किया उसका जो निचोड़ है वो चुनावों के माध्यम से वोट देकर उसका फैसला करती है। यानी सर्वे सर्वा कौन हुई? जनता हुई। ठीक है दोस्तों, अब इसको लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन जब मूल अधिकार लागू करने की बात आती है तो सरकार को बाध्य किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है भारतीय संविधान के सलाहकार थे BN राव। कौन थे? BN राव, ये भारतीय संविधान के सलाहकार थे। इन्होंने सलाह दी कि भारतीय संविधान में 2 प्रकार के मूल अधिकार जोड़े जाएं। एक मूल अधिकार वो जो तुरंत प्रभाव से यानी तत्काल लागू किए जाएं, जिनको लागू करने में देरी नहीं की जाए, और एक वो मूल अधिकार जो धीरे धीरे लागू किए जाएं। लेकिन संविधान वेत्ताओं ने मूल अधिकार डबल नहीं जोड़े, केवल मूल अधिकार जोड़े और दूसरे जोड़े नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकारों के लिए न्यायालय में वो परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि जो कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व थे। इसकी बात करने से पहले हम ये चर्चा करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों में कितने प्रकार के कौन कौन सी विचारधाराओं को अपनाया गया था। तो मूल जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें 3 प्रकार की विचारधाराओं को अपनाया गया था। सबसे पहली विचारधारा आती है गांधीवादी। कौन सी विचारधारा? गांधीवादी। वाद का मतलब यहां विचारधारा से गांधी की जो विचारधारा है वो क्या कहलाई? गांधीवादी कहलाई। फिर दूसरी आती है समाजवादी। कौन सी विचारधारा? समाजवादी। समाज यानी समाज में सभी संप्रदायों, सभी धर्मों का समान रूप से क्या हो? आदर हो, वो क्या कहलाती है? समाजवादी, जो हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ी गई थी। तीसरी जो विचारधारा आती है वो उदारवादी आती है। क्या आती है? उदारवादी। भारतीय जो संविधान है वो लचीला व कठोर का मिश्रण है। लचीला व कठोर का क्या है? मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें 3 प्रकार की विचारधाराएं अपनाई गई है। गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा। आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व किनसे प्रभावित है? तो ये गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा से क्या है? प्रभावित है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो 36 से लेकर 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, हम उनको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। उससे पहले 2 विद्वान हैं, एक का नाम है KT शाह। कौन से विद्वान है? KT शाह। KT शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा? KT शाह ने कहा कि यह एक ऐसी बैंक का चेक है, यह एक ऐसी बैंक का चेक है जो जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, KT शाह ने कहा कि यह ऐसी बैंक का चेक है, ऐसी बैंक का चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर है। किसकी इच्छा पर? बैंक की इच्छा पर निर्भर है कि वो उसका भुगतान करे या न करे। दूसरा कोटेशन यहां से आता है कि नासिरुद्दीन ने कहा था, एक विद्वान था, पॉलिटिकल था, नासिरुद्दीन ने कहा कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये नववर्ष की शुभकामनाओं के समान है। तो नववर्ष की शुभकामनाओं के समान किसने बताया था? तो नववर्ष की शुभकामनाओं के अनुसार किसने बताया था? नासिरुद्दीन ने, कि नीति निर्देशक तत्व नववर्ष की शुभकामनाओं के समान है। जैसे जब नववर्ष आता है तो 31 दिसंबर रात 12 बजे के बाद 1 जनवरी रात 12 बजे तक नववर्ष की शुभकामनाएं होती है। उसके बाद नववर्ष की शुभकामनाएं न के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति यहां पर बताई गई है। KT शाह ने कहा कि ये ऐसी बैंक का चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। नासिरुद्दीन ने कहा कि ये नववर्ष की शुभकामनाओं के समान है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है 36 से 51, उनमें किन किन का उल्लेख किया गया है।
कौन कौन सी बातों का इसमें उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। फिर बात आती है अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है। यानी ये क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है यानी कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, यानी कि ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय इसको लेकर हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, लेकिन जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और न्यायालय मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की सुरक्षा की गारंटी न्यायालय नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, यानी राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36। आर्टिकल 37 में वाद योग्य नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। फिर बात आती है आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। न्याय की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से किसी के साथ अन्याय का व्यवहार नहीं करेगा। सभी के साथ, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, उनके साथ क्या करेगा? न्याय की व्यवस्था करेगा। जो सही है वो उनके लिए लागू करेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो सके। क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य ही राज्य की ऐसा राज्य जो लोक कल्याण की व्यवस्था करता हो, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। तो कल्याण कैसे होगा, लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? जब वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। उसके नजर में सभी व्यक्ति समाज में एक है, राजनीतिक रूप से भी एक है और आर्थिक रूप से भी समान है। ठीक है दोस्तों, तो 38 के तहत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। फिर बात आती है आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 में यह कहा गया कि जो संपत्ति होती है उस संपत्ति पर किसी एक वर्ग का अधिकार न हो। सभी जो संपत्ति होती है उसी पर सभी वर्ग का अधिकार, यानी जो राज्य की संपत्ति होती है उसी पर सभी वर्ग का अधिकार हो। संपत्ति का जो स्थायित्व है वो एक वर्ग के पास न हो, यानी संपत्ति का अस्तित्व है, संपत्ति का अस्तित्व है सभी वर्गों के पास, सभी वर्गों के पास, न कि एक वर्ग के पास, न कि एक वर्ग के पास। ऐसा ना हो कि कोई वर्ग, विशेष वर्ग संपत्ति का अर्जन कर ले, जो धनाढ्य बन जाए, बाकी सभी वर्ग गरीब बन जाए। राज्य का यह कर्तव्य है कि वो संपत्ति, जो संपत्ति है उसका स्थायित्व सभी वर्गों में हो, सभी वर्गों को समान रूप से भागीदारी दी जाए। क्योंकि आपको पता है जब सरकार की योजना आती है तो उसमें कंडीशन डाल जाती है, सभी व्यक्तियों को उसका फायदा मिलता है। उसमें जो शर्तों के आधार पर सभी व्यक्तियों को मिलता है, फायदा मिलता है। उसमें वो नहीं देखा जाता कि कौन जो अमीर है और कौन गरीब है। कहने का मतलब यह है कि समाज का कोई भी ऐसा वर्ग जो संपत्ति का अधिक से अधिक केंद्रण न कर सके। सभी वर्गों के लिए संपत्ति का क्या किया जाए? विकेंद्रीकरण किया जाए। केंद्रीकरण का विरोध करता है जबकि विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है, ध्यान रखना। फिर बात आती है स्त्री पुरुष के लिए। जो स्त्री होती है और वह पुरुष, स्त्री व पुरुष
समान, जो दोनों कार्य समान रूप से जो कार्य करते हैं, तो स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अगर कोई स्त्री या महिला शिक्षिका है और पुरुष भी शिक्षिका है, दोनों अध्यापक हैं, तो वही वेतन पुरुष को मिलेगा जो एक महिला को मिलता है। यानी जो वेतन पुरुष को मिल रहा है वही वेतन, उतना ही वेतन महिला को मिलेगा। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? 39 में की गई है। इसके अलावा बालकों के लिए स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था की गई है। बालकों के लिए, जो बालक है उनके लिए स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था किसमें की गई है? आर्टिकल 39 में की गई है। साथ ही साथ जो श्रमिक वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनके स्वास्थ्य का भी क्या किया गया? संरक्षण किया गया। जो गरीब वर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का क्या किया गया? संरक्षण किया गया। जैसे राजस्थान सरकार के द्वारा जो चिरंजीवी योजना चल रही है वो इस आर्टिकल के तहत ही चल रही है। किस आर्टिकल के तहत? 39 के तहत। कहने का मतलब ये, बालकों के लिए स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना। चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का बीमा और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन किस में डाली गई है? अनुच्छेद 39 में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है, वो आता है जो गांधीवादी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? कि राज्य का कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों क्या करेगा? गठन करेगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं अनेक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। फिर पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 40 में। अनुच्छेद 40 में किनका उल्लेख किया गया है? तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 बेकारी, बुढ़ापा, बेकारी, बुढ़ापा, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी में राज्य क्या करेगा? लोक सहायता करेगा। राज्य क्या करेगा? लोक सहायता करेगा। ठीक है दोस्तों, राज्य अनुच्छेद 41 के तहत बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, इन तीनों में लोक सहायता करेगा। जिनके लिए, जिन व्यक्तियों के पास कार्य नहीं है, तो उन व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के द्वारा योजनाओं की, जैसे राजस्थान में जो इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा योजना जो चल रही है, उसके तहत उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अभी 25 दिन का और बढ़ा दिया गया, तो 125 दिन का राजस्थान में क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक राज्य प्रत्येक व्यक्ति को काम प्राप्ति सुनिश्चित करे, यानी प्रत्येक व्यक्ति को क्या दे? काम का अधिकार। ध्यान रखना, काम का अधिकार राज्य का वो कर्तव्य है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके योग्य है, जिस कार्य करने के लिए योग्य है, उसे काम उपलब्ध करवाएगा। अगर उसके पास कार्य नहीं है तो उसकी क्या करेगा? उसे कार्य देगा। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, वो कमा नहीं सकता, तो उसको पेंशन की व्यवस्था करेगा और साथ ही साथ उसको खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाएगा। अगर बीमार है तो उसके लिए सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाएगी कि उसकी बीमारी का क्या किया जाए? इलाज किया जाए। जैसे राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार लागू हुआ, जिसमें जो दुर्घटना हो जाती है तो उसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। बीमारी के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ऐसी योजनाएं चल रही हैं। तो ये सब किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो ये आर्टिकल 41 का हिस्सा है। यानी बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा
में लोक सहायता व्यवस्था करेगा तथा मनुष्य को काम का अधिकार देगा, उसे काम उपलब्ध करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आर्टिकल 41। फिर बात आती है आर्टिकल 42 की, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 के तहत राज्य कार्यचित, न्यायोचित व मानवोचित, कार्यचित, न्यायोचित, मानवोचित सुनिश्चित करेगा। यानी जो कार्य करने के लिए उचित है, जैसे कार्य करने के लिए उचित है, मानवोचित, मानव के लिए क्या है, उचित है, न्यायोचित, जो न्याय की दृष्टि से भी क्या हो, उचित हो, तो ऐसे कार्यों की व्यवस्था करेगा। कार्योचित, मानवोचित, न्यायोचित तथा महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रसूति अवकाश मिलेगा। प्रसूति अवकाश से मतलब है जब महिला प्रसव के दौरान उसे सवैतनिक अवकाश मिलेगा। क्या मिलेगा? सवैतनिक अवकाश मिलेगा। सवैतनिक अवकाश दिया जाता है और साथ ही साथ राज्य में 15 दिन का पति को भी क्या मिलता है, अवकाश मिलता है। तो 15 दिन का पति को अवकाश मिलता है। ठीक है दोस्तों, लगभग महिला को 180 दिन का अवकाश दिया जाता है वेतन सहित, और पति को भी 15 दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। अब बात आती है आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 43 के तहत आर्टिकल 43 के तहत राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा, यानी राज्य निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करेगा। निर्वाह मजदूरी यानी कि न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेगा। जैसे कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, अर्ध कुशल श्रमिक, तो उनके लिए न्यूनतम मजदूरी डिसाइड करेगा, यानी कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। तो कुटीर उद्योगों की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों की स्थापना का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कुटीर उद्योगों के बारे में आपसे पूछ ले कि किस आर्टिकल के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वो कुटीर उद्योगों की स्थापना करे और मजदूरों को निर्वाह मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध करवाए। साथ ही साथ जो उद्योग धंधे होते हैं, उन उद्योग धंधों में भी कर्मचारियों का बराबर प्रतिनिधित्व किया गया है, यानी उनको बराबर अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 43 का जो कर्मचारी होते हैं, जैसे किसी उद्योग में कर्मचारी है, क्या है? कर्मचारी है, तो उनको बराबर का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बराबर का अधिकार दिया गया है। उनको उद्योग में मालिकों को ये सख्त आदेश दिए गए कि उनको कर्मचारियों को समान उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। फिर बात आती है आर्टिकल 43 के तहत राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा। राज्य किनका गठन करेगा? सहकारी समितियों का गठन करेगा। अनुच्छेद 43 में 3 बातें हैं: न्यूनतम मजदूरी, कुटीर उद्योगों की स्थापना करना। 43 के तहत उद्योग में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। 43 के राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा व उनका प्रबंधन भी करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक सिविल संहिता, समान नागरिक सिविल संहिता ये अपनाएगी, यानी सभी नागरिक, इस आर्टिकल के तहत सभी नागरिक क्या है? समान है, न कोई उच्च वर्ग का है न कोई निम्न वर्ग का है। सरकार की दृष्टि में सभी वर्ग क्या है? समान है। तो सिविल, जिसे अपन बोलते हैं सिविल कोड, भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता है, वो गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य में समान नागरिक सिविल संहिता अपनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आर्टिकल
45 की। आर्टिकल 45 में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व किसे दिया गया है? राज्य को दिया गया है। राज्य का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा है वो सुनिश्चित की जाए, इन्हें प्रदान की जाए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत? 45 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं जो अगला अनुच्छेद आता है 46। 43 में कुटीर उद्योगों की स्थापना, 43 के कर्मचारियों का समान प्रतिनिधित्व, सहकारी समितियों गठन और प्रबंधन, 44 में समान नागरिक सिविल संहिता और 44 के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। अब बात आती है आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46 कहता है जो SC, ST, OBC जो पिछड़े वर्ग है, यानी इसमें EWS भी आ जाता है। SC, ST, OBC के लिए कार्य करना, SC, ST, OBC, EWS के लिए राज्य क्या करेगा? कार्य करेगा, यानी इनके उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक आधार पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनको प्रतिनिधित्व है, उनका उत्थान करने के लिए राज्य व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो इनके लिए क्या करेगा? राज्य कार्य करेगा। फिर बात आती है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 ये कहता है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए पोषाहार, राज्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए पोषाहार की व्यवस्था करेगा, लोक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा। जो लोक स्वास्थ्य है, लोक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा, वह उनका जीवन स्तर उच्च उठाएगा। जो जीवन स्तर है उसको उच्च करने का प्रयास करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य पोषाहार की व्यवस्था करेगा। जिनको 2 वक्त की खाना नहीं मिल पाता उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा, आपको पता है राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत 8 रुपए में भर पेट खाना खिलाया जाता है। तो उसमें लगभग 17 रुपए राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाते हैं। इसमें ही तो इस प्रत्येक पोषाहार की व्यवस्था किसमें की गई है? आर्टिकल 47। यानी कहने का मतलब ये, साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं, इनमें जो जच्चा होती है उनको क्या मिलता है? पोषाहार मिलता है। तो पोषाहार की व्यवस्था की गई है जिससे बालक का जो जीवन स्तर है वो क्या हो? उच्च हो जाए, जीवन स्तर उच्च हो जाए। तथा मादक पदार्थों पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई है। मादक पदार्थों पर क्या लगाई गई है? रोक लगाएगी। मादक पदार्थों पर रोक, जैसे शराब, अफीम, गांजा, चरस, तो ऐसे मादक पदार्थ जो जीवन स्तर को खराब करते हैं, जीवन स्तर को निम्न करते हैं, तो उन पर राज्य रोक लगा सकता है। उन पर राज्य क्या लगा सकता है? रोक लगा सकता है। फिर बात आती है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में कृषि, पशुपालन, कृषि व पशुपालन, राज्य कृषि के लिए, राज्य किसानों के लिए खेती करने के लिए उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराएगा तथा पशुपालन, पशुओं की जो उन्नत किस्म की नस्लें हैं उनका विकास करने के लिए कार्य करेगा तथा दुधारू जो पशु हैं उनके जो खाद्यान्न सामग्री है, उनका जो चारा है, उनका जो खाने की वस्तुएं होती हैं उनको उपलब्ध कराएगा। दुधारू पशु होते हैं उनकी नस्ल को सुधार करेगा तथा गाय, बछड़े, माल ढोने वाले जो पशु होते हैं उनकी मालवाहक जो पशु होते हैं उनकी नस्ल में सुधार करेगा तथा पशु जो वध होते हैं उन पर रोक लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु, मालवाहक पशु, इनकी नस्ल को क्या करेगा? बढ़ावा देगा, उनमें उन्नति करेगा तथा जो पशु वध होता है उनको क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। जैसे पहले ऊंट की बलि दी जाती थी मुबारक महल टोंक में, तो वहां पर वर्तमान में जो ऊंट बलि है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ऊंट को पालतू पशु की श्रेणी में 2014 में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो पशु वध
पर रोक लगाएगा आर्टिकल 48 के तहत। फिर बात आती है आर्टिकल 48(1). 48(1) क्या कहता है, यानी 48 का अनुच्छेद 48 का 48 का में वन्य जीव संरक्षण करेगा, यानी राज्य का ये कर्तव्य है कि वो वन का संरक्षण करेगा, साथ ही साथ वन्य जो जीव है उनका भी क्या करेगा, संरक्षण करेगा। तो जो 48 के तहत 48(1) के तहत 48 के तहत वन व वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण का जो महत्व के स्मारक है उनको संरक्षण देगा, यानी जो राज्य सरकार का ये कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, सरकार का ये कर्तव्य है कि जो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं उनको क्या देगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसे लाल किला, आगरा का महल, जो इसके अलावा राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, इन दुर्गों को क्या करेगा, जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जितने भी स्मारक हैं उनको क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। फिर बात आती है आर्टिकल 50 की। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका न तो न्यायपालिका के कार्य में दखल देगी और न ही न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में दखल देगी। लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो कार्यपालिका होती है उनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उनके द्वारा कानून पे कार्य किया जाता है, और जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने का काम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका करती है। जो कानून बनाए गए हैं वो सही है या गलत, उनकी व्याख्या कौन करती है, न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्य से पृथक किया गया है, दोनों को क्या किया गया है, अलग किया गया है। यानी न्यायपालिका की चर्चा जो व्यवस्थापिका होती है उसमें कभी नहीं होती, केवल जब महाभियोग लाया जाता है तभी उसकी चर्चा होती है न्यायाधीशों की, इसके अलावा उसमें कभी चर्चा नहीं होती है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया, आर्टिकल 50 में किया गया। अब बात आती है आर्टिकल 51 की। आर्टिकल 51 में जो भारत है, जो राज्य है, वो अंतरराष्ट्रीय शांति, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति की व्यवस्था करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। कहने का मतलब ये कि इसमें विदेश नीति का उल्लेख है। विदेश नीति, भारत या सरकार, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति की व्यवस्था करेगा, शांति का समर्थन करेगा, शांति चाहेगा, ऐसे कार्य नहीं करेगा कि जिससे विश्व में अशांति की व्यवस्था हो, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति का समर्थन करेगा। यानी कहने का मतलब भारत की जो विदेश नीति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो इसका उल्लेख कहाँ से लिए गए हैं, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल भाग 4 में। कहां पर किया गया है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है दोस्तों, ये इसका उल्लेख है। अब आप बताइए कि इनका ये कहां से लिए गए थे। फिर बात आती है कौन सी समिति की सिफारिश पर लिए गए थे, इनका जो समिति थी, इसके अलावा इसमें कितने प्रकार की विचारधारा को शामिल किया गया और कौन कौन सी विचारधाराएं थी। तो स्रोत की अपन बात करें तो स्रोत ये आयरलैंड से लिए गए थे। समिति सर तेज बहादुर सप्रू समिति, कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी, गांधीवादी, समाजवादी
और उदारवादी, 3 प्रकार की विचारधाराओं का क्या ये समर्थन करता है। फिर बात आती है इसके उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर बात आती है इसकी विशेषता की, तो इसमें इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब बात आती है कि इन मूल अधिकारों को जो नीति निर्देशक तत्व है, इन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर क्या क्या विवाद हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो विवाद हुए थे, अब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर कौन कौन से विवाद हुए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो विवाद आता है वो आता है मद्रास राज्य विवाद। मद्रास राज्य विवाद 1951। मद्रास राज्य जो विवाद हुआ था, इसमें मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई थी। मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है दोस्तों, यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके मध्य, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य अगर गतिरोध हो जाए तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद बात आती है गोलकनाथ विवाद। गोलकनाथ विवाद, गोलकनाथ जो विवाद था वो 1967 में हुआ। कब हुआ था? 1967 में हुआ। और इसमें एक आ गया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है, अगर नीति निर्देशक तत्व लागू करने हैं तो उसके लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है, अगला जो विवाद आता है वो आता है केशवानंद भारती विवाद, जो केरल राज्य की विवाद हुआ था, जो 1973 में हुआ था। इसमें नीति निर्देशक तत्वों को क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई। नीति निर्देशक तत्वों को क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई। कैसे दी गई कि इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह कहा गया कि अनुच्छेद 31 जो सी है इसका विस्तार किया गया। अनुच्छेद 31C का विस्तार करके सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई, और मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देगी और प्रावधान किया गया कि मूल अधिकार हनन के नाम पर नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब 42वां जो संविधान संशोधन हुआ वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में हुआ, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई। यानी यह कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए जब सरकार अनुच्छेद 31C का विस्तार किया और यह कहा कि मूल अधिकारों के हनन के नाम पर, कि जब नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें तो कोई भी नागरिक मूल अधिकारों के हनन के नाम पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो विवाद हुआ वो था मिनर्वा मिल्स विवाद। कौन सा विवाद? मिनर्वा मिल्स विवाद 1980। मिनर्वा मिल्स विवाद में कहा गया कि मूल अधिकारों की सामान्य स्थिति में आर्टिकल 14 व 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। यानी यह कहा गया कि अनुच्छेद जो 31C है इसका विस्तार करके अवैध घोषित कर दिया गया, और कहा कि अनुच्छेद 31 था, इस मिनर्वा मिल्स विवाद के तहत अनुच्छेद 31C का विस्तार करके इसे क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, तथा अनुच्छेद 39 ख और 39 ग इनको लागू किया गया। लागू करने के लिए जब अनुच्छेद 39 ख और 39 ग, यानी 39 ख में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 ग जो बच्चों के लोक स्वास्थ्य का क्या किया गया, ध्यान रखा गया। तो 39 ख और 39 ग को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14
वह 19 को क्या किया जा सकता है, इनका उल्लंघन किया जा सकता है। किसके तहत? मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो 31C है इसका विस्तार करके इसको अवैध घोषित किया गया तथा अनुच्छेद 39 ख और ग को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 व 19 का क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन जब सामान्य स्थिति हो तब मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर क्या होंगे, प्रभावी होंगे। तो इसमें मूल अधिकारों को क्या किया गया है, प्रभावी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा अपन जो अंतिम बिंदु आता है कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद जोड़ेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 39 क और 39 च, अनुच्छेद 39 क और 39 च। फिर बात आती है अनुच्छेद 43A और 48A, अनुच्छेद 43A और 48A, ये 4 अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।